अब नंबर 4 पर अगर आए हम लोग तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पर एफआईआर के 48 घंटे में हाईकोर्ट ने जांच रोकी। अब 22 दिन में बड़ा जुगाड़ होगा। आदर्श अय्यर है कर्नाटक के, उन्होंने एफआईआर करना चाहा तो जब पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं हुआ तो वो कोर्ट पहुंचे। और अब दर्शकों को पता है कोर्ट एफआईआर का आदेश अगर देता है तो यूं ही नहीं देगा, सबूतों के आधार पर ही देता है। इसका मतलब आदर्श अय्यर ने सबूत पेश किए होंगे कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन एफआईआर हो गया और 10 अक्टूबर को सुनवाई है, उस पर होगी सुनवाई। लेकिन पुलिस को उस एफआईआर पे कार्रवाई करने के लिए 22 दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया गया कि 22 दिन तक इस पर कार्रवाई मत कीजिए। स्टे दिया है कि भाजपा का कोई व्यक्ति वहां पहुंचा और कहा कि कुछ दिन की हमें मोहलत दे दीजिए। ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या इस देश का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री किसी को भी कुछ भी क्षति पहुंचा दे और किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर दे, वह बेगुनाह है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दे और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? जो कानून आम व्यक्ति के लिए है वही कानून तो उस व्यक्ति के लिए भी है, वह भी इंसान है। भले नरेंद्र मोदी अपने आप को भगवान कह रहे हैं, लेकिन उनके कहने से तो वह भगवान हो नहीं जाएंगे। बिना मां का कोई जन्म कैसे ले सकता? वह बिना मां के जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं। यह मैं थोड़ी कह रहा हूं, यह तो प्रधानमंत्री ने कैमरे पे स्वयं कहा था कि मेरी मां मरने के बाद मुझे पता चला कि मेरी मां ने तो मुझे जन्म ही नहीं दिया था, मुझे तो भगवान ने भेजा था। तो जो बच्चा अपनी मां के प्रति ऐसी सोच रखता हो, उससे बड़ा नालायक इस देश में और कौन हो सकता है? कम बोलना ज्यादा समझना, उससे बड़ा और कौन हो सकता है? तो जब इस सोच के लोग रहेंगे तो हालात यही होता है जो आज हो रहा है इस देश के अंदर। तो अब इस रडार के अंदर परेशानी यहां पर है कि निर्मला सीतारमन 8,000 का गमन कर जाएंगी वसूली करा करके, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि निर्मला सीतारमन के परिवार को जितना हम लोग समझते हैं या उनके पति प्रभाकरन जो है उनको जितना हम लोग समझते हैं और जिस तरह के वह है नरेंद्र मोदी के बिल्कुल लाइक नहीं करते, जो उनका स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी के खिलाफ होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति हैदराबाद में इन लोगों का मकान है। निर्मला सीतारमन तमिलनाडु की है, हैदराबाद में शादी हुई है। लेकिन ईडी जो है वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ कमान था, यह लोग रिमोट से सबको चलाते थे। तो यह तय है कि फैसला अमित शाह और मोदी का था। तार सीधे जा करके नरेंद्र मोदी से जुड़ेगा इसका, और बात नरेंद्र मोदी तक आ जाएगी। इसलिए इसे अब लीपापोती करने का प्रयास है। लेकिन यहां पे बहुत महत्वपूर्ण यह है कि अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव जो ये हार रहे हैं, रिजल्ट में बुरी तरह से हार गए, तो वही कोर्ट एक अलग तेवर दिखाने लगेगा जब यह और कमजोर हो जाएंगे। इनका यह ईडी सीबीआई किसी काम नहीं आएगा और वह ईडी सीबीआई यह समझ गया कि यह चंद दिनों के मेहमान है। और एक चीज और आप दर्शकों को बताऊं, कल का शेयर मार्केट बहुत डाउनफॉल हुआ था, बहुत डाउनफॉल हुआ था। 11 बजे के प्रोग्राम में मैं आप दर्शकों को बताऊंगा। आप दर्शक भारी मात्रा में जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा 11 बजे के प्रोग्राम में, क्योंकि शेयर मार्केट ही सत्ता परिवर्तन हो रहा है क्या, यह संकेत देता है। और कल लाखों के शेयर डाउनफॉल हुए, उद्योगपति अपने अपने पैसे निकाले हैं। आज उसका मैं कथित आपको जानकारी दूंगा। लेकिन इस बीच आप दर्शक यह समझिए कि जो बचने की कवायद
या की जा रही है या बच जाएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं है, थोड़ी रिलीफ मिल गई है या कह सकते हैं। और नंबर 5 पे आए अगर हम लोग, तो महाराष्ट्र में मची बीजेपी में भगदड़ के बीच आरएसएस मोदी साहब पर हुआ सख्त, शिंदे अजीत पवार के लोग साथ छोड़ने को तैयार। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि 208 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, अमित शाह ने कहा 208 सीटों की बात करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने लिए ही गड्ढे खोद दिए। क्योंकि इस गड्ढे के अंदर आप यह देखिए कि जिसे आप तोड़ तोड़ करके लाए थे, तो वैसे वादा खिलाफी और बेईमानी करने में नंबर 1 है यह गुजरात लॉबी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। अब एकनाथ शिंदे की वजह से इसकी सत्ता थी, अजीत पवार का भी कुनबा जोड़ लिया, जिसे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताया, उसी को साथ रख करके डिप्टी सीएम बनाया। यह चीज आरएसएस को मंजूर नहीं, आरएसएस यह बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फितरत है तोड़ना फोड़ना, बगैर इसके यह रह ही नहीं सकते, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो कहते हैं ना फितरत, आदत, वह चीज इनकी है। और इस बीच अगर अजीत पवार को यह लोग हटाते हैं, जो कवायद है इनके, तो मराठवाड़ा में बड़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है भाजपा को। एक तो भाजपा की जमीन वैसे ही खसकी है, और मराठवाड़ा से आते हैं अजीत पवार, तो यह भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दूसरी चीज, आरएसएस भी नहीं चाहता अजीत पवार रहे, और अजीत पवार भी नहीं चाहते हैं कि वह भाजपा के साथ रहे। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि अजीत पवार यह चाहते कि भाजपा उन्हें निकाले, भाजपा उनका साथ छोड़े। अजीत पवार भाजपा का साथ नहीं छोड़ना चाहते, ताकि चुनाव में वह कह सके कि धोखेबाज भाजपा है, मैं नहीं। मैं अगर गया तो मैं उसके साथ आखिरी दम तक था, उसने मेरा साथ छोड़ा, ताकि भाजपा सफाई देते रहे, हमला न कर पाए, और उसका सिंपैथी वोट जो है वह कुछ न कुछ अजीत पवार को मिल जाए। जबकि शरद पवार की वजह से अजीत पवार धराशाह हो गए हैं। शरद पवार से एनसीपी पार्टी छीन ली गई, सिंबल छीन लिया गया, लेकिन वोटर्स नहीं गए, वोटर्स शरद पवार के साथ रह गए। और अब 84 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है, और अजीत पवार को मात्र 15-20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है, 15-20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और एकनाथ शिंदे 45 विधायकों को लेकर के उद्धव ठाकरे से निकले थे बाहर भाजपा में मिलने के लिए, और उन 45 विधायक जो आए थे, जीते हुए विधायक जो थे 45, जो उद्धव ठाकरे को छोड़ करके आए थे एकनाथ शिंदे के साथ, उन 45 को भी टिकट नहीं मिलेगा, उन 45 में 15-20 को मिलेगा। तो वह रहेंगे पार्टी में, और जिन 15-20 को टिकट मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है कि उसको एकनाथ शिंदे जीता ले जाएंगे। इस वजह से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों की पार्टी में भगदड़ मची हुई है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी वजूद बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट और मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह भाजपा के ऊपर उनको भरोसा और एतवार न रहा, नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर विश्वास न रहा, वह साथ छोड़ करके जिताऊ कैंडिडेट वह इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर के खासा परेशान है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, और गृह मंत्री का दौरा महाराष्ट्र में बार बार हो रहा है, और इस बीच गोवा में फंस गया मामला। यानी कि उल्टी गिनती जो है इनकी, वह बड़ी तेजी से हो रही है। गिनती जितनी तेजी से गिनी जाती है, उसके 4 गुना स्पीड से डाउनफॉल हो रहा है, उल्टी गिनती गिनी जा रही है। इस बीच नरेंद्र मोदी अमित शाह की मुश्किल बिल्कुल भी कम होने के नाम पर नहीं है, और आरएसएस किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन दोनों को ऐसे व्यक्ति को बनाने जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि संजय जोशी अगर अध्यक्ष बनते हैं
तो वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे, और वसुंधरा राजे सिंधिया अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो संजय जोशी राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे, और दोनों परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी।